सूर्य ग्रहण शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे। ऋषि जोसेफ, तन्वी, एजे और अमृता के साथ मेघालय के उत्तरी हिस्से में मौजूद घने जंगलों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके साथ कुछ हंटर्स और वेयरवुल्व्स भी थे जो सावधानी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक्स की खुफिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक रॉकी अपनी वैम्पायर आर्मी के साथ मेघालय के घने जंगलों में छिपे किसी खास जगह पर उस जादुई कैद खाने के दरवाजे को खोलने वाला था और ऋषि, नील और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे ऐसा कुछ भी करने से पहले ही रोकना चाहता था। ऋषि और नील ने मिलकर दो तरफा हमले का प्लान बनाया था, जिसमें ऋषि का काम मेघना और अपनी माँ को रॉकी की कैद से आजाद कराना था, जबकि नील का काम मूनस्टोन हासिल करना था। प्लान के मुताबिक एक तरफ ऋषि अपनी टीम के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नील भी अपने दोस्तों और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ उन जंगलों में रॉकी को तलाशता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऋषि और उसके दोस्त तेजी से आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए अचानक तन्वी ने जोसेफ से सवाल किया, जोसेफ, अभी और कितनी दूर है? अगर एक्स की दी हुई इंफॉर्मेशन सही है तो वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। इसीलिए तुम सब लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जोसेफ ने एक एक करके उन सब की ओर देखते हुए कहा और जवाब में तन्वी के साथ साथ उन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी वे कुछ ही कदम और आगे बढ़े होंगे कि अचानक ऋषि के कानों में कोई आवाज आई और उसने फौरन उन सबको रुकने का इशारा किया। ऋषि का इशारा मिलते ही सब लोग रुक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जबकि ऋषि उन्हें रोककर कुछ देखने के लिए अकेला ही आगे बढ़ने लगा। उस वक्त वे एक ऊंचे पहाड़ी ढलान पर खड़े थे और जब ऋषि ने ढलान के छोर पर पहुंचकर नीचे मैदान की ओर देखा तो पाया कि वहां पर कुछ वैम्पायर्स एक अकेली लड़की को घेर कर खड़े थे। शायद वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और ऋषि ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघना थी। ये देखकर ऋषि सब कुछ भूल गया और फौरन उन वैम्पायर्स पर झपट पड़ा। ऋषि को इस तरह भागते हुए देख उसके बाकी साथी भी उसके पीछे पीछे मेघना और उन वैम्पायर्स की ओर भागे, पर जैसे ही वे उस मैदान में पहुंचे वहां सब कुछ गायब हो गया। मेघना और उस पर हमला करते वैम्पायर्स, सब कुछ। और अब न तो वहां पर मेघना थी और ना ही कोई वैम्पायर। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सब बुरी तरह हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और उनके कुछ भी समझने से पहले वहां चारों तरफ आग जल उठी। जोसेफ और ऋषि उस आग को जलता देखकर बुरी तरह हैरान रह गए, पर कुछ सोचने समझने से पहले ही वे उस आग से घिर चुके थे। एजे, तन्वी, अमृता और वो वेयरवुल्फ आगे से बचकर निकलने की कोशिश करने लगे, पर उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो गई और वो जितना आग के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते, आग की लपटें उतनी ही भयंकर हो जाती। ये सब कुछ देखकर एजे ने वहां पर बुत बनकर खड़े जोसेफ से सवाल किया, जोसेफ, यह क्या है? एजे का यह सवाल सुनकर जोसेफ को होश आया और होश में आते ही उसने सबको रुकने को कहा और बताया, रुक जाओ, यह कोई मामूली आग नहीं है, जादुई आग है। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को कैद करने के लिए हम चाहकर भी इससे नहीं निकल सकते। जोसेफ की ये बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अचानक उन्हें रॉकी की आवाज सुनाई दी। क्या हाल है दोस्तों? आवाज सुनकर ऋषि और जोसेफ समेत बाकी सबकी नजरें भी उसी दिशा की ओर मुड़ गई जिस ओर रॉकी खड़ा था। रॉकी के साथ वहां दर्जनों नाइट वॉकर्स भी थे और सबकी नजरें रॉकी पर ही जमी हुई थी। किसी के कुछ बोलने से पहले खुद ऋषि उसकी ओर बढ़ा और लगभग गुर्राते हुए बोला, रॉकी, मेघना कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ। गुर्राते हुए ऋषि का चेहरा वैम्पायर में बदल गया और वो उस पर झपटने के लिए तैयार हो गया, पर आग की जादुई दीवार ने उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक लिया और वो बस गुर्रा कर ही रह गया। इधर ऋषि और उसके साथी रॉकी के बिछाए जाल में फंस चुके थे और उधर नील अपनी वेयरवुल्फ फौज के साथ नाइट वॉकर्स का मुकाबला कर रहा था, पर ऐसा करने में उन्हें काफी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि नाइट वॉकर्स तादाद में उनसे कहीं ज्यादा थे।
नील ने अकेले 2 वेयरवुल्व्स को उठाकर दूर फेंक दिया। ठीक उसी समय सोम और मयंक ने एक साथ मिलकर कुछ वैम्पायर्स को वेयरवुल्फ बाइट से घायल कर दिया। मगर जब उनकी नजर सामने खड़े 10 और वैम्पायर्स पर पड़ी तो हैरान होकर उन्होंने नील से पूछा, नील, आखिर हम इनसे कैसे जीत पाएंगे? ये नंबर्स में हमसे बहुत ज्यादा है। उनकी बात सुनकर धृति को वेयरवुल्फ से बचाता हुआ नील बोला, कुछ भी हो जाए दोस्तों, हार मत मानना, लड़ते रहो। नील के इतना बोलने पर सोम और मयंक एक साथ बड़बड़ाए। बोलने के साथ ही वे सभी दोबारा पूरी ताकत से नाइट वॉकर्स पर पिल पड़े। मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि हर हालत में उनकी हार तय थी। मगर जब तक नील को ये समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी और उसके ज्यादातर साथी या तो बुरी तरह घायल हो चुके थे या दुश्मनों के कब्जे में थे। आखिरकार धृति को भी अपने कब्जे में लेने के बाद दिलावर ने नील को चेतावनी दी और बोला, हार मान लो भेड़िए, वरना इसकी कीमत तुम्हारे इन दोस्तों को चुकानी पड़ेगी। दिलावर की आवाज सुनकर नील ने जब उसकी ओर देखा तो धृति के बारे में सोचकर वो बुरी तरह डर गया और आखिरकार उसने अपने घुटने टेक दिए। अब हालात ये थे कि ऋषि और नील के साथ साथ उनके साथ आया उनका हर आदमी नाइट वॉकर्स के कब्जे में था और ऋषि या उसके साथ ही चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जादुई आग के गोल घेरे में खड़ा ऋषि बार बार चीख कर रॉकी से मेघना के बारे में पूछ रहा था और रॉकी उसे इस तरह तड़पते हुए देखकर खुश हो रहा था। रॉकी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेघना? रॉकी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रिलैक्स भाई, वह जिंदा है अब तक, पर ज्यादा देर नहीं रहेगी। बोलने के साथ ही वो एक बार फिर किसी राक्षस की तरह हंसा, जबकि ऋषि ने उस पर झपटने की कोशिश की और ऐसा करते ही जादुई आग ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जोसेफ, एजे और तन्वी भागकर ऋषि के पास पहुंचे और उससे सवाल किया, ऋषि, आर यू ओके? जवाब ने उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए उस जादुई आग के गोले के बाहर खड़े रॉकी को घूर कर देखा तो जोसेफ ने उसे समझाया और कहा, जाने दो ऋषि, फिलहाल हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसीलिए तुम्हें गुस्से के बजाय ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, समझे? जोसेफ की बात सुनकर ऋषि ने एक नजर उनके चेहरे की ओर देखा और फिर अगले ही पल वो एकदम शांत नजर आने लगा। आखिरकार जोसेफ के समझाने बुझाने पर ऋषि वापस उठकर रॉकी के पास गया और उसने बेहद शांत लहजे में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार ऋषि का ये सवाल सुनकर रॉकी के चेहरे पर शातिर मुस्कान उभर आई और वो जोर जोर से हंसने लगा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, अब ये हुई ना बात, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, पर पहले तुम्हें किसी से मिलवाना है। बोलने के साथ ही उसने दिलावर को इशारा किया और कुछ ही देर में दिलावर 2 कैदियों के साथ हाजिर हो गया, जिन्हें देखकर ऋषि के साथ साथ जोसेफ के भी होश उड़ गए। रॉकी के कहने पर दिलावर ने दोनों कैदियों को लाकर ऋषि के सामने खड़ा कर दिया और उनमें से एक पर जब ऋषि की नजर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ अस्मिता थी। ऋषि सदमे भरी आवाज में उन्हें देखते हुए बोला, मॉम? ऋषि के मुंह से ये शब्द सुनकर मेघना भी हैरान रह गई और वो कभी ऋषि को तो कभी अपने पास खड़ी औरत को देखने लगी। ठीक उसी वक्त रॉकी की आवाज उनके कानों में पड़ी, हाँ, ठीक पहचाना, ये मॉम ही है। मैं जानता हूँ इनके बारे में हमें जो आखिरी बात पता थी वह यही थी कि डैड को कैद करते हुए यह भी मर गई थी, पर कुछ साल पहले ये मुझे लिस्बन के एक पुराने शराब खाने में मिली थी, कुछ लोगों से जान बचाकर भागते हुए, और मैंने मदद तो की, लेकिन फिर उन्होंने डैड के साथ जो किया था उसके लिए इन्हें कैद करके हमारे उस पुराने तहखाने में डाल दिया था। रॉकी ने उन्हें ये बात ऐसे बताई जैसे उसने कोई बहुत ही महान काम किया हो, जबकि ऋषि ने उस पर से नजरें हटाकर मेघना और अपनी माँ से सवाल किया,
तुम दोनों ठीक तो हो? जवाब में मेघना ने तो हाँ में सिर हिला दिया, जबकि ऋषि की माँ बुरी तरह फपक फपक कर रो पड़ी। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आ गया हूँ। मैं आप दोनों को यहाँ से साथ ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से रॉकी की ओर मुड़ा और दांत पीसता हुआ बोला, रॉकी, मॉम और मेघना की आजादी के बदले तुझे क्या चाहिए? जवाब में रॉकी पहले तो खतरनाक ढंग से मुस्कुराया और फिर धीमी मगर साफ आवाज में बोला, वैसे तो मेरा इरादा इन दोनों को जान से मार देने का था, पर चल तेरे लिए इनकी जान बख्श देता हूँ, मगर सिर्फ एक शर्त पर। रॉकी ने जानबूझकर अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया, जबकि ये सुनकर ऋषि ने उससे पूछा, कैसी शर्त? तुझे मेरे साथ चलना होगा डैड को वापस लाने। ये सुनकर ऋषि फौरन गुस्से से चीख उठा, नहीं, हरगिज नहीं। सोच ले ऋषि, इन दोनों की जान दांव पर लगी है। रॉकी की बात सुनकर ऋषि बुरी तरह कसमसाया और मेघना ने उसकी ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, ऋषि नहीं, उसकी बात मत मानना। वो बार बार चिल्लाती रही, पर ऋषि के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि रॉकी अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके लिए उसने रॉकी की मदद करने के लिए हामी भर दी और उसके साथ चलने को तैयार हो गया, ये जाने बिना कि जाना कहाँ था। ग्रहण कुछ देर पहले ही शुरू हो चुका था और रॉकी ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। रॉकी जानता था कि उस जादुई कैद खाने का दरवाजा खोलने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत थी, मूनस्टोन, उस शिकारी या शिकारी के किसी वंशज का खून जिसने उसके पिता को कैद किया था, और एक लूनार विच या शुद्ध खून वाली जादूगरनी जो खुद उसकी माँ थी। और फिलहाल ये तीनों चीजें उसके पास थी। वे एक गोल घेरे के आसपास खड़े थे, जबकि ऋषि की माँ उस घेरे के अंदर जमीन पर कुछ बना रही थी। और ठीक उसी वक्त रॉकी ने उनसे कहा, मॉम, जल्दी शुरू करो, ग्रहण खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। रॉकी का आदेश मिलते ही उसकी माँ ने पहले उसकी ओर फिर ऋषि की ओर देखा, जिसने धीरे से हामी सिर हिलाया, और फिर तुरंत ही उसकी माँ उस गोल घेरे से निकलकर किसी प्राचीन भाषा में कोई अजीब सा मंत्र बड़बड़ाने लगी। मंत्रोच्चारण शुरू करते ही हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और देखते ही देखते भीषण आंधियां चलने लगी, जबकि इन सब की परवाह किए बिना ऋषि की माँ रॉकी की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, चंद्रमणि। अपनी माँ की बात मानकर रॉकी ने चुपचाप वो मूनस्टोन उनकी ओर बढ़ा दिया, जिसे उसने पहले से ही मेघना से छीन लिया था। मूनस्टोन हाथ में लेकर उन्होंने वो हाथ हवा में ऊपर उठाया और साथ ही मंत्रोच्चार तेज कर दिया। देखते ही देखते वो मूनस्टोन चमकने लगा और सिर्फ कुछ ही पलों में मूनस्टोन की उस चमक से चारों ओर जबरदस्त उजाला छा गया, जबकि कुछ सेकंड पहले तक सूर्य ग्रहण की वजह से चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। खैर, मूनस्टोन ने जैसे ही चमकना शुरू किया, उसकी माँ ने मेघना की ओर देखकर कोई अजीब सा इशारा किया, और मेघना या किसी और को कुछ समझ में आता उससे पहले ही रॉकी उसे खींचकर उस गोल घेरे के पास ले आया। ऋषि ये देखकर जल्दी से चिल्लाया, रॉकी! मगर रॉकी ने उस पर ध्यान दिए बगैर अपने पैने नुकीले नाखूनों से मेघना के बाएं हाथ की कलाई पर एक लंबा सा कट लगा दिया। मेघना ने जोर से सिसकारी भरी, पर उस पर ध्यान दिए बिना ही रॉकी ने उसका हाथ उल्टा घुमा दिया, जिससे उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, और इसी के साथ ही एक जोरदार आवाज आई। आवाज सुनकर सभी ने सामने कुछ दूरी पर हवा में देखा, जहां पर एक सुराख बनता नजर आ रहा था। देखते देखते वो सुराख किसी आयताकार दरवाजे जितना बड़ा हो गया, और रॉकी उसे देखकर खुशी से किलकारियां भरने लगा, जबकि ऋषि और उसके साथ ही आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखने लगे। रॉकी अपनी माँ की ओर मुड़ा और उसने उनसे पूछा, क्या यह तैयार है? जवाब में उसकी माँ ने हामी सिर हिला दिया, और फिर वो ऋषि की तरफ मुड़ा, जो बेड़ियों में कैद उसके पास खड़ा था। तैयार हो? जवाब में ऋषि ने 2 टुक स्वर में कहा,
कोई और रास्ता है? ऋषि की बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, नहीं। तो अब चलो, चलकर डैड को वापस घर लाते हैं। कहने के साथ ही उसने ऋषि की बेड़ियां खुलवा दी और वे दोनों हवा में बने उस चमकदार दरवाजे की तरफ बढ़ चले जो सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। इससे पहले कि वे दरवाजा पार करके उस पार जाते, उनकी मां ने उन्हें चेतावनी दी, ऋषि बेटे, ग्रहण खत्म होने से पहले वापस आ जाना, वरना तुम दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाओगे। ये सुनकर ऋषि ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, जबकि रॉकी कुछ सोचते हुए अपने वफादार दिलावर की ओर मुड़ा और तेज आवाज में बोला, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सबको भी खत्म कर देना। ओके चीफ, और मुझे पूरा यकीन है आप उन्हें लेकर वापस आएंगे। इरादा तो यही है दिलावर, देखते हैं क्या होता है। बोलने के साथ ही वो वापस मुड़ गया और उनके उस पार जाने से पहले मेघना ने लगभग चिल्लाकर उससे कहा, ऋषि, अपना ख्याल रखना। जवाब में एक बार फिर ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो जोसेफ पर एक नजर डालने के बाद रॉकी के साथ उस दरवाजे के पार चला गया। दरवाजे के पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी सफेद दूधिया रोशनी नजर आ रही थी और जैसे ही उन्होंने अपने कदम दरवाजे के उस पार रखे, ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें जोर से अपनी ओर खींच लिया हो। अचानक अंधा कर देने वाली एक तेज सफेद रोशनी की चमक पैदा हुई और कुछ समझ में आने से पहले वो गायब भी हो गई। उस सफेद चमक की वजह से फौरन उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी और जब दोबारा उन्होंने अपनी आंखें खोली तो दोनों ने खुद को एक अजीब सी सुनसान जगह पर पाया। उन्होंने एक साथ चारों ओर देखा तो पाया कि वे एक विशाल घने जंगल में खड़े थे, पर ऐसा जंगल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जंगल देखने में तो साधारण नजर आ रहा था, पर वहां दूर दूर तक ना तो कोई जंगली जानवर दिख रहा था और ना ही कोई पेड़ पौधा। चारों तरफ बस उजाड़ सूखे हुए पेड़ लगे थे और एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। गनीमत थी कि वापस जाने का रास्ता यानी वो जादुई दरवाजा अभी भी कुछ कदम की दूरी पर मौजूद था, मगर फिलहाल उन्हें उस दरवाजे के बजाय सिकंदर की जरूरत थी, क्योंकि सिकंदर के बिना वापस लौटने का रॉकी का कोई इरादा नहीं था। खैर, ऋषि ने बेचैनी भरी नजरों से उस जंगल को देखते हुए रॉकी से सवाल किया, आखिर यह जगह कौन सी है? ये मर्क्यूरी है, एक जीता जागता नर्क। अब बातों में वक्त जाया मत करो, क्योंकि ग्रहण खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और अभी हमें डैड को भी ढूंढना है, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे चलो। बोलने के साथ ही रॉकी तेजी से एक तरफ बढ़ गया और ना चाहते हुए भी ऋषि उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ऋषि और रॉकी उस जादुई दरवाजे से निकलकर एक विशाल और घने जंगल में पहुंच गए थे, जहां चारों ओर एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। वो दोनों सिकंदर की तलाश में चल पड़े और ऋषि ने रॉकी के साथ साथ चलते हुए अचानक उससे पूछा, ये जगह मर्क्यूरी, ये आखिर है क्या? पता नहीं, मैंने मॉम से जब भी डैड के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि यह जगह एक जीता जागता नर्क है और इसके अलावा उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बातों बातों में एक बार उन्होंने इतना जरूर बताया था कि सदियों पहले कुछ प्राचीन शिकारियों और जादूगरों ने मिलकर इसे बनाया था अपने दुश्मनों को कैद करने के लिए। रॉकी की बात पूरी होने से पहले ही ऋषि ने उससे पूछा, दुश्मन जैसे कि सिकंदर? उसकी बात सुनकर रॉकी पलटा और पलटकर उसे बुरी तरह से घूरने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि मुड़कर वापस अपनी राह चलने लगा। वो दोनों काफी देर तक मर्क्यूरी के उस जंगल में भटकते रहे, मगर वहां उन्हें सिवाय दूर दूर तक फैले विशाल घने जंगल के और कुछ भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए अचानक ऋषि को एक अजीब सा एहसास हुआ और अपनी जगह पर वो रुक गया। ऋषि वहां रुककर अपने चारों तरफ गौर से देखने लगा, जबकि उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख रॉकी उसकी तरफ मुड़ा
और बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जवाब में ऋषि ने अजीब सी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है। रॉकी ने इसे उसकी कोई चाल समझकर टालते हुए कहा, क्या बकवास है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। अब बहाने बनाना बंद करो और आगे बढ़ो। रॉकी ने बुरी तरह चिढ़कर कहा, जिस पर ऋषि कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर उसने दोबारा सवाल किया, हम इतनी देर से इस जंगल में चले जा रहे हैं, तुम्हें लगता है वह हमें यहाँ मिलेंगे? उसकी बात सुनकर रॉकी ने भौएं चढ़ाकर ऋषि की ओर देखा, पर फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तुम शायद ठीक कह रहे हो, डैड हमें ऐसे नहीं मिलने वाले, और चूंकि समय कम है इसलिए हमें कोई और तरीका आजमाना होगा। रॉकी की बात सुनकर ऋषि ने उससे सवाल किया, कौन सा तरीका? जवाब में रॉकी ने कुछ कहने के बजाय अपनी जैकेट की जेब से एक पुराना कंपास निकाला, जो देखने में काफी अजीब था। ऋषि उस कंपास को देखकर बुरी तरह चौंका और फिर रॉकी से सवाल किया, यह कंपास, यह तुम्हारे पास कैसे? जवाब में इस बार रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मैंने यह सोचकर साथ ले लिया था कि शायद मेरे काम आए, और देखो मेरी सोच कितनी सही साबित हुई। रॉकी की बात सुनकर ऋषि ने उसे बुरी तरह घूरा और जवाब में उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर फिर चुप हो गया। वो अगले कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़ा रॉकी को उस कंपास के साथ खेलते हुए देखता रहा और फिर जब आखिरकार उसे रहा नहीं गया तो उसने दोबारा रॉकी से सवाल किया, तो क्या तुम्हें वह इस्तेमाल करना आता भी है या? ऋषि ने अपने आगे के शब्दों को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और जवाब में रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखते जाओ। ऋषि के देखते देखते रॉकी ने वो कंपास जमीन पर रख दिया और इसके बाद उसने दोबारा अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर कोई अजीब सा मुड़ा हुआ कागज निकाला। कागज निकालने के बाद रॉकी ने उसे खोला और उस पर लिखा हुआ कोई अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। वो करीब आधे मिनट तक मंत्रोच्चारण करता रहा और अचानक जमीन पर रखा वो कंपास अपनी जगह से उठकर बीच हवा में झूलने लगा। ऋषि और रॉकी दोनों ये देखकर बुरी तरह चौंक गए, पर रॉकी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, जिसके बाद देखते देखते वो कंपास किसी लट्टू की तरह हवा में तेजी से गोल गोल घूमने लगा और जब तक घूमता रहा तब तक रॉकी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। जैसे ही रॉकी ने मंत्र पढ़ना बंद किया, वो कंपास वापस अपनी जगह पर आ गया और उसके हाथ में मौजूद कागज का टुकड़ा अपने आप जलकर राख हो गया। ये सब देखकर बुरी तरह हैरान हो रहे ऋषि ने उससे पूछा, ये क्या था? जवाब में रॉकी ने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा, यह एक पुराना टोटका है जिसकी मदद से अब यह कंपास हमें हमारे डैड तक पहुंचाएगा। ओह, तो अब यह काम करेगा? नहीं, अभी नहीं, अभी एक और चीज करनी बाकी है। क्या? जवाब में रॉकी ने कुछ कहने की बजाय अपने जैकेट की स्लीव थोड़ी ऊपर की और अपने वैम्पायर दांतों से अपनी ही कलाई पर काट लिया, जिससे तुरंत ढेर सारा खून बहने लगा। इसके बाद रॉकी ने अपनी कलाई उस कंपास के ऊपर कर दी, जिससे उसके खून की कुछ बूंदें उस कंपास पर गिर गई और फिर जैसे ही रॉकी ने अपना हाथ हटाया, कंपास पर गिरी हुई खून की बूंदें आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई, मानो जैसे खुद उस कंपास ने उन्हें सोख लिया हो। खैर, ये देखकर ऋषि ने बुरा सा मुंह बनाया और पूछा, क्या अब हम चल सकते हैं? अभी नहीं। क्या मतलब? रॉकी ने कंपास की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी। पहले तो ऋषि ने रॉकी की बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरा, मगर फिर कुछ सोचते हुए उसने भी ठीक वैसा ही किया जैसा थोड़ी देर पहले रॉकी ने किया था, और एक बार फिर खून की बूंदें उस कंपास पर पड़ते ही कुछ सेकंड बाद वो गायब हो गई। इसके बाद ऋषि रॉकी की ओर मुड़ा और बोला, क्या अब यह मदद करेगा? जवाब में रॉकी ने जल्दी से आगे बढ़कर उस कंपास को उठाते हुए कहा, चलो चलकर देख लेते हैं। ये कहने के बाद रॉकी उस कंपास को अपनी हथेली पर रखकर खड़ा हो गया। दोनों गौर से उस कंपास की सुइयों को देखने लगे, जो पहले तो बिल्कुल खामोश थी, पर उनमें तेजी से हलचल हो रही थी और आखिरकार कंपास की सुई बाईं ओर इशारा करने लगी। इस तरफ। बोलने के साथ ही रॉकी उस कंपास की बताई हुई दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा और ना चाहते हुए भी ऋषि उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे दो चमकदार पीली आंखें लगातार उन पर नजर गड़ाई हुई थी और बड़ी चालाकी से उनका पीछा कर रही थी। ऋषि और रॉकी दोनों काफी देर तक उस कंपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते रहे और फिर आखिरकार जब उस कंपास ने उन्हें रास्ता बताना बंद किया तो उन्होंने खुद को एक बड़ी सी सुरंग के दरवाजे पर खड़ा पाया। सुरंग पर उनकी नजर पड़ते ही उन्होंने सबसे पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर इशारों इशारों में कुछ तय करके सुरंग के अंदर जाने को तैयार हो गए। रॉकी ने कंपास वापस अपनी जेब में रखते हुए बड़ी नजाकत के साथ ऋषि से कहा, पहले आप। वो फौरन समझ गया कि रॉकी उसे अपनी ढाल बनाना चाहता था और शायद वो उसे अपने साथ लाया भी इस इरादे से था, पर वो जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बिना कुछ सोचे उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर गया। ऋषि के पीछे पीछे रॉकी भी सुरंग में घुस गया और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। करीब आधे मील का रास्ता तय करने के बाद आखिर वो दोनों सुरंग से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर एक बड़े से गुंबद वाले कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि सामने कुछ दूरी पर एक बड़ा सा कुआं था जिसके आसपास धूल की काफी मोटी परत जमी हुई थी। ऋषि के कहने पर रॉकी ने एक बार फिर से वो जादुई कंपास निकाला और ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई कि कंपास उसी कुएं की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बाद वे दोनों सीधे उस कुएं के पास पहुंच गए। कुआं खाली था मगर फिर भी इतना गहरा था कि चाहकर भी वे दोनों नीचे का कुछ नहीं देख पा रहे थे। अब क्या करें? जवाब में रॉकी ने एक नजर उस कुएं की ओर देखा और बोला, वही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, नीचे चलो। ये सुनकर ऋषि ने उसे बुरी तरह घूरा और फिर तुरंत ही उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। करीब आधे मिनट तक रॉकी इंतजार करता रहा जब तक कि ऋषि की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी। आ जाओ। आवाज सुनकर वो मुस्कुराया और फिर ऋषि के पीछे पीछे वो भी कुएं में कूद गया। कुएं में कूदते ही उसे ऐसा लगने लगा मानो वो हवा में तैर रहा हो और इसी तरह हवा में तैरते हुए कब नीचे जमीन पर पहुंच गया खुद उसे भी पता नहीं चला। पता तब चला जब ऋषि की आवाज उसके कानों में पड़ी। चले या यही घर बसाने का इरादा है? ये सुनकर रॉकी मुस्कुराया और फिर वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक अजीब सी हॉल जैसी जगह पर पहुंच गए जिसकी छत काफी ऊंची थी और हॉल के ठीक बीचों बीच ब्लैक कलर का एक बड़ा सा कॉफिन बॉक्स रखा हुआ था जिस पर लोहे की भारी भरकम जंजीरें लपेटी हुई थी। वे दोनों उस कॉफिन के पास पहुंच गए और पास पहुंचकर रॉकी ने कंपास निकाला। ये देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि वो कंपास उसी कॉफिन बॉक्स की ओर इशारा कर रहा था जिसका सीधा सा मतलब था कि सिकंदर उसी के अंदर था। और ये बात समझ में आते ही वो ऋषि की ओर मुड़ा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऋषि ने बेहद गंभीर आवाज में उससे कहा, एक बार फिर से सोच ले रॉकी, इस कॉफिन के अंदर जो लेटा है वह हमारा बाप नहीं है बल्कि शैतान है। एक ऐसा शैतान जो हमारी दुनिया में आया तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। जवाब में रॉकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम बस अपनी फिक्र करो, क्योंकि उठने के बाद जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनको वापस लाने वाला मैं हूँ तो वह खुशी से मुझे वह जगह और सम्मान देंगे जिसका मैं हकदार हूँ। मगर तुम कभी हकदार नहीं थे और ना हो सकते हो। रॉकी की बात सुनकर ऋषि बुरी तरह तिलमिलाया और बोला, मेरी बात मानो रॉकी, उसे उठाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा सिवाय तबाही और बर्बादी के। वह हर वो चीज जलाकर खाक कर देगा जो तुम्हें प्यारी है और ऐसा वह खुद तुम्हारे ही हाथों से करवाएगा जैसा उसने मेरे साथ किया। ऋषि भावनाओं में बहकर कुछ
ऐसी बातें बोल गया जो कि वो आमतौर पर कभी नहीं कह पाता। और ये सुनकर एक पल के लिए रॉकी थम गया, मगर फिर अगले ही पल उसने कॉफिन पर लिपटी लोहे की बेड़ियों को खींचकर उसे उन बेड़ियों से आजाद कर दिया, जिस पर ऋषि के होंठों से धीमी सी आह निकल गई। खैर, इस बात की परवाह किए बिना रॉकी ने लोहे की उन बेड़ियों को खींचकर दूर फर्श पर फेंक दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने झटके से कॉफिन का दरवाजा खोल दिया। कॉफिन का दरवाजा खोलते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और कॉफिन खुलने के बाद जैसे ही उसकी नजर उसमें लेटे सिकंदर पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद रॉकी का पिता सिकंदर ठीक उसके सामने था, मगर फिलहाल वो किसी मुर्दे की तरह उस कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था। ऋषि ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की और कहा, रॉकी प्लीज, अब भी वक्त है, संभल जाओ। खैर, रॉकी ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया और कॉफिन में लेटे सिकंदर की ओर देखता हुआ बोला, क्या हाल बना दिया इन लोगों ने आपका डैड। बट डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, मैं आपको लेने आ गया हूँ। बोलते हुए उसने सिकंदर को देखा, जिसका शरीर बुरी तरह सूख चुका था और उसकी स्किन उसके शरीर की हड्डियों से चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही भयंकर दिख रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर पर इस वक्त जगह जगह कुछ छोटे छोटे मांसाहारी कीड़े भी रेंगते नजर आ रहे थे, जो कि शायद एक लंबे वक्त से उसका मांस खा रहे थे। इसी वजह से सिकंदर के शरीर में कई जगहों पर मांस की कमी साफ नजर आ रही थी। बहरहाल रॉकी देखते ही समझ गया कि पिछले 200 सालों से सिकंदर उसी कॉफिन में कैद था और खून की खुराक ना मिलने की वजह से उसका ऐसा हाल हो गया था। और क्योंकि वो पहले दर्जे का वैम्पायर था, इसलिए इतने सालों तक खून की एक बूंद ना मिलने पर भी वो अब तक मरा नहीं था, बस एक गहरी नींद में सो रहा था और अब आखिरकार उसके जागने का वक्त हो चुका था। अभी ऋषि ये सोच ही रहा था कि रॉकी का अगला कदम क्या होगा कि तब तक रॉकी ने कुछ सोचते हुए एक बार फिर अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, लेकिन इस बार उसने कंपास की जगह पर एक छोटी सी कांच की शीशी बाहर निकाली, जिसमें लाल रंग का कोई गाढ़ा द्रव भरा हुआ था। ऋषि ने उस कांच की शीशी की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या यह किसी इंसान का खून है? जवाब में रॉकी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। और इससे पहले कि वो रॉकी को दोबारा रोकने की कोशिश करता, रॉकी ने शीशी का ढक्कन हटाकर उसमें मौजूद पूरा खून कॉफिन में लेटे सिकंदर के मुंह में डाल दिया। इसके बाद उसने खाली शीशी वहीं एक कोने में फेंक दी और फिर कुछ कदम पीछे हटकर सिकंदर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते देखते उस खून ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में सिकंदर की सूखी हुई स्किन वापस नॉर्मल होने लगी। स्किन नॉर्मल होने के बाद शरीर के जिन जिन अंगों से मांस गायब था, वहां पर नया मांस आने लगा और फिर अचानक किसी शैतान की तरह उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी।